नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 8। सो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? आज हो गया है इस सीजन का डे 3 हम टेलीकास्ट करने जा रहे हैं और 2 सेशंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सीजन भी आपको पहले की तरह बहुत पसंद आ रहा होगा। 2 सीजन्स में हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ नया सुना, सीखा, कई सारी लर्निंग्स हमने ली, बहुत सारे नोट्स हमने बनाए, आई एम श्योर। और मुझे लगता है कि आप सब ने भी इस प्रोग्राम को मेरी तरह बहुत एंजॉय किया होगा। तो आगे भी जितने भी सेशन, जितने भी ऑथर्स हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, वो भी इसी तरह से लर्निंग से, विजडम से, बहुत सारी नई-नई प्रेरणाओं से भरपूर होंगे और आप सबको मोटिवेट करेंगे। तो एंड तक हमारा सेशन जरूर देखिएगा और इस पूरे सीजन को अटेंड कीजिएगा। इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर दिन आपको एक नए ऑथर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, एक नई किताब आपके सामने आती है और इसके साथ में एक नया टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। पिछले दो सेशंस में हमने अलग अलग टॉपिक डिस्कस किए, उसी तरह से आज का सेशन का जो टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आपकी लाइफ से वो डायरेक्टली कनेक्टेड है और आई एम श्योर आप लोग भी उसके बारे में अपने व्यूज जरूर रखते होंगे और इस चीज की जरूरत है कि जो टॉपिक आज डिस्कस होगा उसके बारे में थोड़ा वाइड, थोड़ा ब्रॉड व्यू रखना जरूरी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इस बुक के बारे में। इसको हम डिस्कस करेंगे और इस बुक का जो थीम है वो है आपका पर्सनल फाइनेंस, आपकी हेल्थ और साथ साथ में एजुकेशन, आपकी वेल्थ। इससे रिलेटेड आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप अपनी वेल्थ के बारे में सजग हैं, अपने पर्सनल फाइनेंस को प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, तो आज का सेशन आपके लिए है। एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप जानना चाहते हैं या फिर उसके बारे में कुछ सुधार करना चाहते हैं, तो ये सेशन आपके लिए है। और इसके साथ साथ में आपकी ओवरऑल हेल्थ, आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की होनी चाहिए और किस डायरेक्शन में आप उसको लेके जाना चाहते हैं, अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं, तो आज का सेशन आपके लिए बहुत सारा बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं टॉपिक के बारे में। सो इससे पहले कि हम सेशन को शुरू करें, हमारे ऑथर का एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप उनके साथ इजीली कनेक्ट कर पाए। सो जो ऑथर आज हमसे जुड़ रहे हैं, he is a transformative leader, trainer and academician. He studied at premium institutes like IIT Delhi and NIT Trichy, known for turning loss-making entity into profitable ventures. He is passionate about personal finance. So without any further delay, मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे आज के ऑथर को, जिनका नाम है धर्मवीर सिंह जी। हेलो सर, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? शालिनी जी नमस्कार, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। सर, स्वागत है आपका मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 8 डे 3 में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक सर, यू इस थैंक यू प्रोग्राम से जुड़कर आपको कैसा लग रहा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे आज आप? या थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आपका मेरी किताब मेरी कहानी का जो टॉपिक है वो मुझे लगता है बहुत लोगों को इंस्पायर किया है और शायद मैं भी उनमें से एक हूँ जो इंस्पायर हुआ है। एंड आई एम फीलिंग प्रिविलेज्ड टू बी हियर in the same session which gave me the motivation. So thank you very much for having me. ऑलराइट सर। सर, मैंने आपका क्विक इंट्रोडक्शन अभी दिया, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, आप प्लीज अपने बारे में थोड़ा बताइए। आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, फैमिली में कौन कौन है, आपकी हॉबीज क्या क्या है, अभी आप क्या कर रहे हैं, अपने बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। ओके, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। ओके, तो मेरा नाम धर्मवीर सिंह है। आई एम बेसिकली फ्रॉम बरेली, जो कि यूपी में आता है। मेरी फैमिली में वाइफ, 2 डॉटर्स, भाई बहन, वो अपनी फैमिली हैं उनकी, मदर हैं। तो वो सभी बरेली में रहते हैं। मैं बाई एजुकेशन एमटेक किया है, तो एनआईटी तिरछी और आईआईटी दिल्ली का फ्लेवर है, तो वहाँ गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। फिर उसके बाद एकेडमिक से मैंने शिफ्ट किया इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री में कुछ इंस्पेक्शन किया जाता है, रिफाइनरीज और बॉयलर्स और बड़ी इंडस्ट्री में। तो उस इंस्पेक्शन में मेरा काम लीड करना होता है और आई एम एनडीटी लेवल 3 बाई टेक्निकल क्वालिफिकेशंस।
एंड सर्टिफाइड एपीआई इंस्पेक्टर्स। और एक कंपनी है एज ऑफ नाउ स्टॉक, उसमें मैं रीजनल टेक्निकल मैनेजर, जिसमें ये मिडल ईस्ट की 5 कंट्री को मैं टेक्निकली लीड कर रहा हूँ। और इससे पहले मेरी जो सर्विस थी वो जीई में, जनरल इलेक्ट्रिक, अल्स्टॉम और एक ब्यूरो वेरिटास, इसमें मैं काम कर चुका हूँ। सो राइट नाउ आई एम वर्किंग एज ए कमर्शियल एंड टेक्निकल पार्ट ऑफ स्टॉक। सो दैट्स इन चल। ओके सर। सर ये जो प्रोग्राम हमारा है वो रीडिंग राइटिंग किताबों की दुनिया उससे जुड़ा हुआ है और हमारी ये मुहिम रहती है कि जितने भी लिसनर्स इस समय हमें सुन रहे हैं ना सिर्फ वो बल्कि वो अपनी फैमिली में भी इस हैबिट को लेकर के आए कि आपको डेली एक पेज पढ़ना ही है, कुछ पढ़ना है, कुछ लिखना है। रीडिंग और राइटिंग की हैबिट आपको डालनी है अपनी लाइफ में। आप क्या सोचते हैं इस हैबिट के बारे में और इस हैबिट ने आपकी लाइफ को कितना चेंज किया है? नहीं, मेरी लाइफ को चेंज करने में शायद बुक का बहुत बड़ा योगदान है और अभी मैं एक रेगुलर रीडर हूँ। सो मेरी एक पहली बुक थी जो कि मेरे मेंटर ने सजेस्ट की थी, उसका नाम था रिच डैड पुअर डैड। 10 साल पुरानी कहानी है। सो मेरे मेंटर ने मुझे वो डेनोट मुझे दी थी कि आप पढ़ो इसे, और पढ़ने के बाद मेरा लाइफ का जो पर्सपेक्टिव था वो 360 डिग्री चेंज हुआ। ओके। और उससे पहले फाइनेंस में पर्सनल खुद के बारे में थोड़ा ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। नाउ उसके बाद इट हैज़ बीन चेंज ड्रास्टिकली एंड नाउ आई एम रेगुलर रीडर। बुक आपकी लाइफ में शायद जितना बड़ा योगदान करती हैं, शायद ही कोई दूसरा एस्पेक्ट ऐसा होगा जो इतना बड़ा योगदान करता होगा। सो ये एक मेरी ओपिनियन है। एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूं तो मेरा टारगेट रहता है, चूँकि बिजी शेड्यूल है, कम से कम एक बुक मैं 1 महीने में पढ़ूं, ज़रूर पढ़ूं। सो सर दैट्स ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट है कि आप 1 मंथ में एक बुक का टारगेट रखते हैं। सो आपको ग्रोथ करना अगर है तो या प्लीज़ कंटिन्यू। तो अगर सोचा जाए तो 12 महीने में या 12 बुक्स अगर 1 साल में पढ़ लेते हैं तो अपने आप में कितनी सारी विज़डम हम डेली हर साल अपने अंदर डाल रहे हैं। देखिए, आपको अगर ग्रोथ नहीं करना है तो बेस्ट वे है बुक मत पढ़िए। ओके। अगर आपको ग्रोथ करना है, फाइनेंशियली ग्रोथ करना है, स्पिरिचुअली हुँ, ग्रोथ करना है, हुँ। तो आपको बुक पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सो इट्स वेरी सिंपल। एब्सोल्युटली। जी। सर अगर हम इस बुक की बात करें, जिस बुक के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, इसकी जर्नी कब शुरू हुई? कितने समय पहले हुई और किस एट अ पॉइंट कौन से टाइम पर आपने ये सोचा कि अब इसको एक बुक की शेप देनी चाहिए? देखिए, जैसे मैंने बताया, बुक रीडिंग मेरा एक शौक है। सो हुँ, आई हैव बीन रीडिंग सिंस पास्ट 10 इयर्स कंटिन्यूअसली। ये एक कुछ टॉपिक ऐसे थे जो कि मुझे लगता है समाज को पता होनी चाहिए। शायद वो अभी आउटडेटेड हो गए हैं, शायद हमारा थॉट प्रोसेस आउटडेटेड हो गया है। तो इस बुक पे तो शायद मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा था। लेकिन जो फाइनल शेप है, फाइनल शेप में मैं कहूँगा कि नितिन सोनी जी और अध्ययन बुक का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। तो पिछले 5 साल में मैं कंटिन्यूअस सोच रहा था कि अच्छा ठीक है, आज मैं स्टार्ट करता हूँ। नहीं, कल करेंगे, हुँ, नेक्स्ट हुँ। मंथ करेंगे। सो इट वेंट ऑन लाइक दिस। फिर मैंने अध्ययन बुक के बारे में सुना, तो नितिन सोनी जी ने एक वर्कशॉप ली एंड वर्कशॉप में फिर ये लगा दैट ओके, इफ नॉट नाउ नेवर। तो फिर एक 21 डेज का चैलेंज किया उन्होंने। तो मुझे लगा लेट्स पार्टिसिपेट एंड दैट्स हाउ इट कन्वर्टेड इनटू द शेप ऑफ अ बुक। सो दैट्स हाउ इट वेंट। सो अगर तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अगर हम सोच लेते हैं किसी काम को करना है डिसिप्लिन के साथ तो वो वर्क होके रहता है। अनडाउटली, अनडाउटली, आई मीन देयर इज नो डाउट। आपको टाइम देना है, डिसिप्लिन देना है। एंड हुँ, बेसिकली व्हाट आई लर्न थ्रू दिस एक्सरसाइज, दैट डिसिप्लिन इज वन ऑफ द अनदर क्रूशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ, जो कि हुँ। आपको अपने अंदर इनकैलकुलेट करना ही है अगर ग्रो होना है तो। जी, जी। हमारे पास ये फीडबैक बहुत बार आता है, जैसे आपने 21 डेज़ बुक राइटिंग चैलेंज का नाम लिया। जी। लोग 10 साल, 15 साल से सोच रहे हैं कि मुझे बुक लिखनी है और जब ये चैलेंज उनके सामने आया, 21 डेज़ में वो बुक लेकर के रेडी है। वो अपने आप में खुद हैरान है कि इतने साल से जिस चीज़ को हम सोच रहे थे, वो चीज़ 1 महीने से भी कम टाइम में कैसे पूरी हो सकती है।
जी, तो ये मैं भी उसी का एग्ज़ाम्पल हूँ। मैं भी 5 साल से सोच रहा था, फिर 21 एज में एक शेप मिली एंड स्लोली इट वेंट ऑन। जी। सो सर इस जर्नी में आपने एक तो नाम लिया कि सर की आपने वर्कशॉप जॉइन करी, उससे आपको पुश मिला। इसके अलावा और कौन से वो पर्सन है या लोग हैं जिन्होंने आपको मोटिवेट रखा इस जर्नी में, आपको गाइड किया, आपको पिलर की तरह आपके साथ खड़े रहे? देखिए, पहला नाम तो फैमिली का ही आता है जी। एंड जब फैमिली में आता है, सो ऑब्वियसली जो जो आपकी वाइफ़ हैं, जो बेटर हाल्फ हैं, उनका नाम पहले आता है। एक बुक जो मैंने स्टार्ट की थी, वो एक स्वांत सुखाए के कॉन्सेप्ट पे की थी। इट वाज़ सेल्फ सैटिस्फैक्शन। आई वांटेड टू राइट, बट येस, शी हैड बीन वन ऑफ द मोटिवेशन ऑफ दिस। सो शी वाज़ वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द पिलर फॉर मी। एब्सोल्युटली। सो दोस्तों अब समय आ गया है कि हम धर्मवीर सर सिंह के किताब के साथी से बातचीत करें और उनके व्यूज जानें कि वो क्या कहती हैं इस जर्नी के बारे में। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगी सर की वाइफ नीतू सिंह जी को। हेलो। हेलो मैम, नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते। जी, बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए? सो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। हम सर जी, से बातचीत कर रहे हैं और उनकी बुक की जर्नी हम लोगों के सामने लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। और इनका कहना है कि इस जर्नी में आपने उनका काफ़ी साथ दिया है, एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कांग्रेचुलेशंस टू हिम। ये बहुत ही अच्छी बुक है और ये मुझे लगता है कि सबको पढ़ना चाहिए। ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड है। सो नीतू जी, आपने किस तरह का डिस्कशन किया सर के साथ जब ये बुक लिख रहे थे? तो क्या तरह का डिस्कशन होता था या आप हमारे लिए तो ये अपने हमारे लिए तो ये सरप्राइज़ ही था। ये ओके, इन्होंने हाँ, ये एनिवर्सरी पे हमें एज़ अ सरप्राइज़ गिफ्ट दिया था कि दिस इज़ माय बुक और ये ऐसे पब्लिश हुई है। तो ये बहुत ही हम लोग उस टाइम पे आई मीन बिल्कुल एकदम सरप्राइज़ के आई मीन इज़ इट सीरियस? तो ये बहुत ही शॉकिंग था हमारे लिए। ओके, ओके। सो आई एम श्योर आपने बाद में जब ये सरप्राइज़ मिला तो आप लोग बहुत खुश हुए होंगे और कांग्रेचुलेशंस दी होगी। फ्रेंड्स, फैमिली को सब जगह ये चीज़ स्प्रेड की होगी कि एक बुक आ चुकी है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो किड्स अभी भी करते हैं, अपने स्कूल में लेके जाते हैं। अच्छा। हमने स्कूल में अपनी टीचर्स को भी वो लोग शो करते हैं कि ये मैम मेरे पापा ने लिखी है एंड कई सारे जैसे भी घर पे फैमिलीज़, फ्रेंड्स आते हैं, तो हुँ, वो हुँ। मतलब दे वर सो हैप्पी। हमसे ज़्यादा वो लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये दिस इज़ माय बुक, ये पापा ने लिखी है हमारे। सो आपको नीतू जब पता चला कि बुक आ गई है, तब से लेके अब तक के समय में क्या चेंज आप फ़ील करते हो कि ऑथर बुक आने से पहले वाले सर और उसके बाद वाले थिंकिंग में, वे ऑफ टॉकिंग में, लिविंग थिंग में, क्या चेंज आप फ़ील करते हो? कोई चेंज आया है ऑथर बनने के बाद? ऑथर बनने के बाद नहीं, ऑथर बनने के बाद ये है कि पहले हमारा रूटीन थोड़ा-सा डिफरेंट हुआ करता था। अभी यस। धीरे-धीरे वो रीडिंग स्किल्स में अब हम वो प्रैक्टिकली अपने ऊपर आज़मा सकते हैं। पहले से और अब में रीडिंग में बच्चों में बहुत चेंज आया है। जैसे अभी हुँ, उनको बच्चों को पापा ने मतलब बुक राइट किया एक, तो वो लोग भी धीरे-धीरे हम लोग ने उनको भी उसी उसमें कर हाँ, दिया है कि वो लोग भी धीरे-धीरे अपने बारे में, अपनी अपनी स्टोरीज़, अपने कुछ-कुछ वो लोग लिखते हैं। उन लोगों को रीडिंग का, लिखने का धीरे-धीरे उनमें इंटरेस्ट आ गया है। डेवलप हो गया है। ओके, तो ये चेंज मतलब बच्चों में ज़्यादा चेंज हुआ है ऑथर बनने के बाद, उनके अंदर भी ये आ गई है। वेरी ब्यूटीफुल। तो मैम आप कोई मैसेज देना चाहेंगे इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू सर को? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ये आई एम सो प्राउड ऑफ माय हस्बैंड। उन्होंने इतनी अच्छी बुक लिखी है और ही रियली वर्क सो हार्ड एंड इट्स जस्ट अमेजिंग टू सी हिज टैलेंट। जो इन्होंने अपनी बुक के द्वारा लोगों तक लिखा है, अपने व्यूज़ लिखे हैं, अपने सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जो हैं, तो वो लोगों को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बुक है, तो मैं सभी से बोलूँगी कि ज़रूर पढ़ें और एक बार आप उस चीज़ को अपनी पर्सनल लाइफ़ में, अपने लाइफ़ में एक बार उसको लेकर के आएँ, तो आप खुद ही बहुत चेंज अपने अंदर देखेंगे।
एब्सोल्युटली। नीतू मैम, आप हमसे जुड़े, हमसे अपनी बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक एंड यू, ऑल द बेस्ट थैंक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो नाउ धर्मवीर सर, हम अब आपकी बुक के बारे में जानना चाहेंगे। आप प्लीज़ अपनी बुक के बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए कि ये किस थीम पर बेस्ड है और सोसाइटी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, इस बारे में बताइए। ओके, सो बुक 3 पार्ट में डिवाइड है। ओके। पहला पार्ट एजुकेशन से रिलेटेड है, दूसरा पार्ट पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड है, और जो तीसरा पार्ट है वो सेल्फ वेलबींग से रिलेटेड है। तो जो पहला पार्ट है, बिकॉज आई हैड बीन इन academics, I had been a good student, I had seen the flavor of one of the top institute in India. तो एकेडमिक्स पे कुछ मिथ्स हैं, तो उस पे बात करना बहुत ज़रूरी था, so that's why this topic has come. पर्सनल फाइनेंस का एक बहुत बड़ा रीज़न था, मेरे साथ एक एम्प्लॉई था, तो somehow the employee we brought the employee from India, और अचानक में उसकी डेथ हो जाती है। We send him back. ओके। Then we understood उसके पास या उसकी फैमिली के पास कुछ फ्यूचर के लिए कुछ नहीं था। They did not have any kind of insurance, they did not have any kind of backup. So it drove me or it made me crazy to think कि हम लोग इतना काम करते हैं, इतनी मेहनत के साथ काम करते हैं, लेकिन अपने पर्सनल फाइनेंस के बारे में, जो कि मोस्ट क्रूशियल पार्ट है, उसके बारे में शायद ज़्यादा ध्यान नहीं रखते, वो हमसे मिस हो जाता है। Then the second part came from there. Why people need to think about this? What are the things people need to think about this? So, and the third part है, थर्ड पार्ट आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप को कंटिन्यूसली ग्रो होने के लिए, खुश होने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। तो नॉट इन वेरी डिटेल, वेरी शॉर्ट, तो थर्ड पार्ट उसका एक पार्ट है। आई मीन द थर्ड वन व्हिच इज फॉर सेल्फ बीइंग द रीजन फॉर दिस। सो दैट्स हाउ इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एब्सोल्युटली। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं धर्मवीर सिंह जी से, इनकी बुक के बारे में, जिसके अंदर इन्होंने एजुकेशन, फाइनेंस, आपकी हेल्थ, वेल्थ, इन सभी टॉपिक्स को टच किया है। इसके बारे में बताने की कोशिश की है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को इसमें शेयर किया है। अगर आप भी कोई व्यू रखते हैं इन टॉपिक्स को लेकर के, या आपका भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इस बारे में अलग सोच रखते हैं, तो प्लीज कमेंट करके हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा और एंड तक हमारे साथ जरूर बने रहिए, क्योंकि इस टॉपिक पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और इससे रिलेटेड अगर कोई आपका क्वेश्चन भी है, कोई क्वेरी है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सर, आपने इस बुक में 3 चीजों के बारे में मेनली बातचीत की है। तो फर्स्ट इज एजुकेशन सिस्टम, पर्सनल फाइनेंस, हैप्पी लाइफ, इनके बारे में बात की है। इन तीनों एरियाज में अगर हमारी सोसाइटी चेंज लाना चाहती है, तो किस तरह ला सकती है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? Okay, so let me start with education part. देखिए, फंडामेंटली 3 तरह की एजुकेशन हम लोग काउंट करते हैं। एक को बोला जाता है फॉर्मल एजुकेशन, जो कि हमारे स्कूल में, कॉलेज में होती है। हमें स्कूल भेजा जाता है पढ़ने के लिए, तो उसे हम लोग फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। एक होता है इनफॉर्मल एजुकेशन, जिसमें आपकी कोई एज लिमिट नहीं होती, आप कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं। तीसरा होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल, आप एक किसी स्किल बेस को, आई मीन किसी स्किल सेट को ग्रूम करने के लिए आप जो चीज़ सीखना चाहते हैं उसे कहा जाता है इनफॉर्मल एजुकेशन। अगर आप अपनी पूरी लाइफ में देखेंगी तो शायद ये पाएंगी कि जो फॉर्मल एजुकेशन है, जो कि स्कूल रिलेटेड एजुकेशन है, वो शायद बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करती है। जो बाकी जो 2 पार्ट हैं वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो अभी टाइम है ये सोचने का हम सभी के लिए कि हमें क्या फ्यूचर में केवल एकेडमिक एजुकेशन पर ही ध्यान देना है या उससे कुछ आगे बढ़ना है। फॉर टू गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, अगर आप एक बर्ड को बोलते हैं कि भाई फिश के साथ स्विमिंग करने के लिए आप कंपटीशन करो, क्या होगा? शायद बर्ड स्विमिंग नहीं कर पाएगी। वाइस वर्सा, अगर आप एक बर्ड को, एक फिश को बोलते हैं कि अभी आपको उड़ना है, फ्लाई करना है,
एक बर्ड के साथ, क्या वो कर पाएगी? अगर हम एक उड़ने का कंपटीशन रखें, बर्ड ऑब्वियसली विनर होती है, और जो फिश है वो पूरी जिंदगी गुजार देगी अपना ये सोचने में मैं बहुत बड़ी स्टूपिड हूँ, मैं जीत नहीं पाई। हम 8 बिलियन पॉपुलेशन है हमारी इस अर्थ पे, 8 बिलियन जितने भी आदमी हैं सब अलग हैं, सबका स्किल सेट अलग है, सबका थॉट प्रोसेस अलग है। अभी ये सोचने वाली बात है कि बर्ड और फिश का जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, क्या उन 40 स्टूडेंट पे नहीं बैठता जो कि क्लास में होते हैं? क्या ये जरूरी है कि हम अपने बच्चे को केवल मार्क्स के बेस पे ये डिसाइड करें कि वो इंटेलिजेंट है कि नहीं? क्या ये जरूरी है कि अगर मेरे बच्चे ने या जो भी स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, उन्होंने अच्छे ग्रेड नहीं लाए, वो फेलियर हैं? That's the time right now. This is the time to think beyond this. अगर आप देखेंगे ओवरऑल वर्ल्ड में 73% जो बिलियनर्स हैं वो सेल्फ मेड हैं, और उनमें से 90% कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं। पॉइंट जो मैं यहाँ और जो पॉइंट मैं लेके आना चाहता हूँ वो ये है, फॉर्मल एजुकेशन इज नॉट एनफ फॉर अस टू सर्वाइव इन फ्यूचर, इट्स मच मोर देन दैट। तो पेरेंट्स शायद हमें उतना स्ट्रेस नहीं देना है बच्चों को। एक और एकेडमिक एजुकेशन में पार्ट है जो कि शायद वी हैड डिस्कस विद सम ऑफ द IIT प्रोफेसर्स एंड अदर्स आल्सो। We don't teach students how to handle the failures. Life is all about handling the failures. अगर बच्चा पास हो जाता है हम ताली बजाते हैं, और अगर बच्चा फेल हो जाता है शायद उतना उसे अप्रिसिएशन नहीं मिलता। कुछ घर में तो या कुछ पेरेंट्स तो उसे थोड़ा सा किसी दूसरे के साथ कंपेयर करके डिमोटिवेट कर देते हैं। नाउ दिस इज द टाइम टू थिंक बियॉन्ड academic education. I'm not saying this is not correct. Yes, many things have to be changed. लेकिन ये टाइम है उसे थोड़ा सा अपग्रेड करने का। एज ए पेरेंट्स, एज ए स्टूडेंट, हम लोग को ये सोचने का व्हाट एल्स, लेट अस बी द पार्ट, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द लाइफ, दैट इज नॉट द लाइफ। सो दैट इज द वन पार्ट वेयर आई वांटेड टू ड्रा द अटेंशन ऑफ दिस। Right. If you allow me just to just to say, एक बेसिकली अभी तक जितना भी हम बात करते हैं ना ग्रोथ की, तो 4 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई हैं। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या था, आपको मशीन से स्टार्ट हुई थी। इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द स्टीम इंजन्स। तो मशीन्स को चलाने के लिए आपको स्किल सेट चाहिए होती थी, तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, दोज काइंड ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज केम, and this was started in 1800. Second industrial revolution comes in 1900 approx. So that was mass production. फिर आपको क्या चाहिए था? अकाउंटेंट चाहिए थे, आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए था, मैनेजमेंट चाहिए था। ये कभी स्टार्ट हुआ 1900 में। अगर आप फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में देखेंगे तो वहाँ भी पढ़ाया कैसे जाता था? बोर्ड एंड चौक। सेकेंड इंडस्ट्रियल में भी वही पढ़ाया जाता था, उसमें थोड़ा सा अपग्रेड हुआ। थर्ड, कंप्यूटराइज सिस्टम। इन द फोर्थ वन नाउ वी से इट इंडस्ट्री 4.0। तो यहाँ अगर आप देखेंगे वर्ल्ड हैज चेंज्ड अ लॉट, बट आवर एजुकेशन सिस्टम हैज नॉट इवॉल्व्ड लाइक दिस। So that is the part where I'm trying to put some of the points. So this is the first part. जी सर, ये एजुकेशन सिस्टम पर आपने बिल्कुल सही मुझे लगा सवाल जो आपने एक पॉइंट पे दिया है कि हमारी फॉर्मल एजुकेशन इतनी ज़्यादा एक 4 दीवार के अंदर बंद हो गई है कि अब जो है वो यही सही है। और पेरेंट्स भी बच्चों को जो बताते हैं, टीचर्स बोलते हैं जैसा है जो है यही है, आपको ऐसा ही करना है, और इसके अगर आप करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे या फिर आपको इसमें ग्रोथ नहीं मिलेगी। वही चीज उनको दिखाई जाती है। यहाँ एक छोटा सा और है, एज एन पेरेंट्स हमारा काम है बच्चों का, और एज ए टीचर, एज ए ट्रेनर हमारा काम है उनके अंदर के टैलेंट को पहचानना एंड देन ग्रूम देम। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने काम को सही नहीं कर पा रहे हैं,
हम वो जो टैलेंट है स्टूडेंट्स का, बच्चे का या एथलीट्स का, उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। तो चूंकि हम फेल हो रहे हैं तो उसका ठीकरा उठा के उसको फोड़ देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है? द मेन पार्ट ऑफ पेरेंट्स इज टू फाइंड आउट व्हाट रियल टैलेंट अ पर्टिकुलर गाय और गर्ल है। हम वो नहीं कर पा रहे हैं। Absolutely. कंटिन्यू प्लीज। फ्रेंड्स, बहुत ही गंभीर एक मुद्दा है ये। हालांकि ये बहुत ही सबको जनरल लगता है और डे टू डे की लाइफ से हम इससे गुजरते हैं कि बच्चे नंबर नहीं ला रहे हैं या पढ़ाई में अच्छे नहीं है, खेल कूद ज्यादा कर रहे हैं। हम बच्चों को खेलने से रोकते हैं कि आप पढ़ाई पे ध्यान दो, खेल कूद कम करो। ऐसा मोस्टली ऐसा घरों में कहा जाता है। लेकिन जैसा कि सर ने बताया कि आपको अपने बच्चे का टैलेंट पहले फाइंड आउट करना चाहिए, वो किस चीज में बेटर है, बेहतर है और किस चीज में नहीं है। तो उसको आप पहले एक्सेप्ट कीजिए, बच्चा फिर एक्सेप्ट करेगा। जब तक पेरेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बच्चा वो चीज एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको जरूरी है कि अगर आप बच्चे को ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना चाहते हैं तो सिर्फ एक पॉइंट पर आपको उसको प्रेस करने की या प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। हमारी लाइफ का जो ग्रोथ का एरिया है वो सिर्फ एजुकेशन पर डिपेंडेंट नहीं है। बहुत सारी अदर चीजें हैं जिस पर आपका बच्चा बहुत अच्छा है या कर सकता है। तो आपको उस चीज को फाइंड आउट करना चाहिए, तब जाकर के उसकी जो पर्सनैलिटी है वो ओवरऑल निखर के सामने आएगी। सिर्फ एक एजुकेशन को आप अपना पॉइंट न बनाइए। और इसी को लेते हुए सर, आपने अपनी बुक में एक बहुत ही सुंदर कोटेशन लिखी है जिसको मैंने नोट किया है, वो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी हमारे ऑडियंस के साथ। आपने लिखा है, फॉर्मल एजुकेशन विल मेक यू अ लिविंग, सेल्फ एजुकेशन विल मेक यू अ फॉर्च्यून। ये अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है, जो अगर कोई पर्सन समझ लेता है, बच्चा, पेरेंट्स समझ लेते हैं, तो अपने आप में बहुत ग्रो कर सकते हैं। दैट्स राइट, आई बिलीव इन दैट। जी। सर, एजुकेशन सिस्टम की हमने अभी बात की। चैलेंजेस बहुत सारे इसमें आते हैं। आपके हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें स्पेशली, इसका सबसे बड़ा एक चैलेंज क्या है? अगर आप मतलब बिल्कुल ब्लंटली अगर आप बात करें तो एक चैलेंज क्या है इस एजुकेशन सिस्टम का? Non-working for the progress is one of the reason. Let me say it. ओके। शायद जो मैंने हिस्ट्री में पढ़ा था, जो मैंने फिजिक्स में पढ़ा था 10th क्लास में, अगले 20 साल में भी हमारे बच्चे वही पढ़ने जा रहे हैं। वही पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक। आप अगर मुझे लॉयर बनना है, मुझे एडवोकेट बनना है, why do I need to read the Pythagoras theorem? Why don't we start thinking for the students from the starting of their age कि हमें इसका फ्लेवर ये है, इसे यहीं पे लेके जाना है। So this is not from the bottom side, this is from the top side. It's lack of thought process, lack of leading the education part. क्योंकि अभी एक शॉर्ट में इनको आई एम इंक्लूडिंग द IITs also, I have been the part of that and IITs also. अभी आप देखेंगे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वर्ल्ड को लीड कर रही है। आप अपने घर पे देखेंगे एलेक्सा आपके पास होती है, आप बोलिए एलेक्सा हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपको वो तुरंत जवाब देती। वो जो AI कैसे बिल्ड हो रहा है, हमारे करिकुलम में क्यों ऐड नहीं होता? क्यों हमारे अभी जो बच्चे हैं वो नहीं जानते कि एलेक्सा कैसे काम करता है, वो कैसे नहीं जानते कि AI क्या है, उसमें वो नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। तो वो जो चैलेंज है, उन्हें खुद करने के लिए, खुद फेल होने के लिए जो इनकरेजमेंट है, वो शायद अभी हमारे यहाँ नहीं। So maybe I'm very hopeful in coming time it may change very soon, but it goes to parents also. It goes to parents not to pressurize them. आप देखिए, remembering the first prime minister of India, it's a memory test. It is not my test. इससे पता नहीं चलता कि मैं पर्सनैलिटी में मैं कैसा हूँ, इससे पता नहीं चलता कि स्टूडेंट क्या है, वो लाइफ में सक्सेस होगा कि नहीं होगा। एक मेमोरी टेस्ट है। शायद अभी टाइम है, दिस इज द बेस्ट टाइम टू गो बियॉन्ड द मेमोरी टेस्ट ऑफ टू सर्टिफाई whether this guy is good, intelligent or not intelligent. So that's what it is now. ओके फ्रेंड्स, हम एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर डिस्कस हुआ है कि जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन है उसके थ्रू इतना ज्यादा इवैल्यूएशन नहीं हो रहा है या फिर उसमें नई चीजें इन्वॉल्व नहीं हो पा रही है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, जो कि होना जरूरी है। जैसे कि कुछ एग्जांपल के थ्रू भी हमारे सर ने बताया हमें अभी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम में
आज के समय जो चेंजेस हो रहे हैं उनको इंक्लूड किया जा रहा है, और नहीं किया जा रहा है तो किस रीजन से नहीं किया जा रहा है? अगर किया जाएगा तो क्या चेंजेस आ सकते हैं? क्या कुछ बदलाव आ सकता है? क्या कुछ नया हमें सीखने को, जानने को मिल सकता है? आप अपना प्लीज पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। सब पुरानी एजुकेशन सिस्टम और नई एजुकेशन सिस्टम, इसके बारे में चर्चा हो रही है। अब इसके बीच ये जो गैप आ गया है, इस गैप को ब्रिज कैसे किया जाए, भरा कैसे जाए? इनोवेशन, जितना आप स्टूडेंट्स को टाइम देंगे सोचने के लिए, टू डू आउट ऑफ बॉक्स, जितना आप उन्हें इनकरेज करेंगे कि अगर आप फेल भी हो गए, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, वी आर विद यू, हम आपको फेल नहीं करने जा रहे हैं, हम आपको सोसाइटी से बाहर नहीं निकालने जा रहे हैं, हम आपको हाँ। ये बोलने नहीं जा रहे हैं कि शर्मा जी का बेटा है, उसने 99% लाया है, तू 30% आया है। जिस दिन हमने ये कॉन्फिडेंस दे दिया, शायद हम बहुत आगे निकल जाएंगे। एक और सोचने वाली बात यह है कि शायद इंडिपेंडेंस अगर आप देखेंगे, हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब में नोबेल क्यों नहीं ला पा रहे हैं? क्या हमारे पास टैलेंट की कमी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या है, वो टैलेंट माइग्रेट होता है, क्योंकि वहाँ पर बाकी जगह, बाकी कंट्रीज में उन्हें बेटर फैसिलिटी मिलती है, उन्हें बेटर इंकरेजमेंट मिलता है। तो वो जो टैलेंट माइग्रेशन है, उसे आपको रोकना है। आप आज नहीं रोका तो अभी आप देखिए, अगर आप इस समय देखेंगे वर्ल्ड के टॉप कंपनीज के जो सीईओज हैं, वो इंडियन हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं। चाहे आप गूगल ले लीजिए, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए, IBM, जितने भी बड़ी कंपनीज आप ले लीजिए, उनमें मैक्सिमम के सीईओज इंडियंस हैं। यहाँ पे वो नहीं कर पाए, तो उन्हें वो इनकरेज देना है। अगर हमने ये बोलना शुरू कर दिया, नो प्रॉब्लम, यू ट्राई, अगर आप फेल हो रहे हो तो वी आर देयर विद यू, लेट अस encourage them to be fail, so it will help. एब्सोल्युटली, उनको एक फ्रीडम देना जरूरी है। उनको इस चीज के लिए खुला छोड़ना है कि आप सोचिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, करके देखिए, अगर गलत होता है तो ये एक लर्निंग होगी, और अगर ठीक हुआ तो अच्छी बात है। तो ये एक ट्रस्ट उनको देना जरूरी है। बिल्कुल, अभी आज एक निडल से स्टार्ट कीजिए, जेट तक जाइए। मुझे एक इंडियन का नाम बताइए जिसने इनोवेट किया हो। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज इट, बट दिस इज फ्रॉम निडल, एक सुई से लेके आप जेट तक जाइए, कहाँ है? और जैसे ही हम बाहर जाते हैं, हमें फ्रीडम मिलती है आउट ऑफ बॉक्स सोचने की। हमें कहा जाता है वी आर विद यू, यू ट्राई। हम देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ सभी कुछ कर पाते हैं। तो यहाँ एक हम मिसिंग लिंक है, जो कि हमें सोसाइटी को, फैमिली को, एकेडमिशियंस को सोचना है। और फेल होने के लिए इनकरेज, फेल होने का मतलब ये नहीं होता ग्रेड नहीं लाना है। फेल होने का मतलब इफ दे आर ट्राइंग समथिंग एल्स, इफ दे आर ट्राइंग समथिंग आउट ऑफ बॉक्स, लेट अस बी विद देम। तो शायद इट विल हेल्प। तो मुझे लगता है कि हमारी इंडियन सोसाइटी में फेल वर्ड को गलत गलत तरीके से परिभाषित किया जाता है। फेल को पता नहीं, लगता है कि फेल हो जाने का मतलब एक डर है, एक जिंदगी खत्म होना है, मतलब उसको अलग तरीके से, गलत तरीके से परिभाषित करते हैं। जबकि फेल वर्ड को जो सही मीनिंग है वो लर्निंग से अगर जोड़ते हुए बताया जाए। एग्जैक्टली, फेल, शायद फेल वर्ड का सबसे ज्यादा यूज हम इंडियंस ने किया है, स्पेशली इंडियन पर्सपेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वो थोड़ा नेगेटिव पर्सपेक्टिव में किया है। नेगेटिव फेल होने का मतलब ये है, हम जानते हैं आइंस्टाइन ने बोला था कि आई नो हाउ दिस बल्ब विल नॉट बी इन्वेंटेड इन 1000 वे, बिकॉज ही वाज फेल्ड 1000 टाइम्स एंड पास्ड इन वन। सो ये हमें इनकरेज करना जरूरी है। सो आई थिंक ओके। सो सर, हमने एजुकेशन सिस्टम की अभी बात की, हम अब आपके बुक के सेकंड पॉइंट पर आना चाहेंगे। पर्सनल फाइनेंस के बारे में हम जानना चाहेंगे। पहले आप ये बताइए कि पर्सनल फाइनेंस क्या है, कितना जरूरी है, और अगर समझ लीजिए किस एज में एक स्टूडेंट को, एक बच्चे को, या एक व्यक्ति को, यंग पर्सन को पर्सनल फाइनेंस के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए? Okay. It's not student, it's about parents. Okay. The day child start thinking about nature, about the things around it, हमें उसे एजुकेट कर देना चाहिए। एग्जाम्पल के साथ मैं बताने की कोशिश करता हूँ। हम लोग प्रोफेशनल, किसी भी प्रोफेशन में हो, जनरली अपने रिटायरमेंट प्लान के बारे में बात करते हैं।
हमारा रिटायरमेंट प्लान हमें प्लान नहीं करना है। हमें जो रिटायरमेंट प्लान करना है वो हमारे बच्चों का रिटायरमेंट प्लान करना है। जब इतनी अंडरस्टैंडिंग हमारे सोसाइटी में, समाज में आ जाएगी, आई एम श्योर कि वो जो गरीबी वाला पार्ट है वो मिनिमाइज हो जाएगा। क्योंकि उसका एक सिंपल सा पर्सपेक्टिव, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। देखिए, आपके पास लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडिया कि आपने $1 बिलियन का रिजर्व इकट्ठा कर दिया, पैसे बना दिए, और जस्ट फॉर एन एग्जांपल, और आपके पास 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन है। पैसा तो उतना ही है। अभी 1.5 बिलियन के आदमी हैं। अभी सबको अगर देखा जाए तो शायद $1 से भी या $1 से भी कम मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसे हैं जिसके पास 0.5 बिलियन का फुल अथॉरिटी है, उनके पास 0.5 बिलियन है। बाकी जो 0.5 बिलियन बचे वो बाकी सब में सर्कुलेट होना है। अभी जो एक हिस्टोरिकल, अगर हम स्टैटिस्टिकली हम डेटा देखें, टॉप 1% जो पॉपुलेशन है इंडिया की, उसके पास 51% मनी है। मनी मीन्स वेल्थ है। So 51% of the wealth is with 1% of the population of India. आपके पास पैसा तो वही रहेगा, आपके पास वेल्थ तो कंट्री के पास तो उतनी रहेगी। अभी ये डिपेंड करता है कि आप उसमें से कितना पार्ट अपने लिए ले सकें। यहाँ पे ये सोचना भी गलत है कि जो वेल्थी हैं वो कोई गलत काम कर रहे हैं, दे आर अर्निंग बाय सम फ्रॉड और समथिंग। नो, दैट्स नॉट द करेक्ट। हमें ये सोचना है कि उनके पास कौन सी स्किल है जो कि हमारे पास नहीं है। हमें ये सोचना है कि उन्होंने ऐसा क्या किया है जो कि बाकी पॉपुलेशन ने नहीं किया। तो फिर जब आप आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, वन ऑफ द मेन रीजन विल कम द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ फाइनेंस, द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ पर्सनल फाइनेंस। यहाँ पे आता है। जिस दिन मुझे ये पता चल गया कि मेरी इनकम कितनी है, मुझे ये पता चल गया मेरा खर्चा कितना होने वाला है, जिस दिन मुझे ये पता चल गया कि मैं अपने खर्चे को इनकम के साथ कैसे मैं उनकी मैरिज करा सकता हूँ, कैसे उनके साथ में खेल सकता हूँ, कैसे उनके साथ में आगे बढ़ सकता हूँ, दैट्स द डे। तो आदमी को उसके बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत पड़ेगी नहीं। वो लिटरेसी, वो नॉलेज शायद हमें स्प्रेड करना है। तो दैट्स हाउ दिस सेकंड पार्ट कम्स इन। ऑलराइट। और इस पर्सनल फाइनेंस में अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, वो कितना ज़्यादा कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? देखिए, मैं उसमें जाने से पहले एक शायद ज़्यादा ना हो जाए, लेकिन 5 चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगा जो कि आई ट्राई टू राइट डाउन इन द बुक। हर पर्सन को, वेदर इंडियन और ऑल अराउंड द वर्ल्ड, दे शुड नो 5 थिंग्स फॉर श्योर। ओके। Very easy. If they want to learn it, maybe in 1 day or 2 days, 3 days, they can learn it. Number 1, everybody should know what is the magic of compounding. Okay. That means अगर ₹1 मैंने कहीं पे इन्वेस्ट किया, कहीं पे लगाया, तो वो किस हिसाब से ग्रो करता है। और शायद दिस इज द फास्टेस्ट वे, नॉट फास्टेस्ट, दिस इज द इजीएस्ट वे टू ग्रो योर वेल्थ। तो वो दूसरा, ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन क्या होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, इन्फ्लेशन अगर हम इंडिया का बात करें तो ऑफिशियली 5% के आसपास वो डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन वो 7-8% होता है। इसका मतलब ये हो गया कि आज जो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एप्पल, अगर मैं एप्पल ₹100 का मैं आज खरीद रहा हूँ, तो 1 साल बाद मुझे उस 1 केजी एप्पल के लिए ₹107 पे करना पड़ेगा। तो वो जो ₹7 एडिशन हुआ, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। इसका मतलब ये हो जाता है कि मुझे जो कमाना पड़ेगा 1 किलो एप्पल लेने के लिए नेक्स्ट ईयर, वो ₹107 कमाना पड़ेगा। ओके। वो इन्फ्लेशन कितना है, इन्फ्लेशन लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करना है, दैट इज नंबर 2, एवरीबडी शुड नो। Third things, what everybody should know is time value of money. It's called some economists say TVM. इसका मतलब ये होता है आने वाले समय में पैसे की वैल्यू वो नहीं रहती जो आज है, एंड बेसिकली दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। अगर मैं आज बोलूं द
value of 100 rupee today will be lesser than tomorrow. तो अगर हम 10,000 रुपए की बात करें और हम बात करें कि 7% का इन्फ्लेशन है, तो 7 साल बाद जो उसकी 10 साल बाद उसकी वैल्यू 50 रुपए रह जाएगी। तो हालांकि मेरे पास घर में रखा है 100 रुपए, लेकिन अगर मैं 10 साल तक लेके चला गया तो उसकी वैल्यू केवल 50 रुपए के बराबर रह जाएगी। मतलब मेरे पास पैसा होते हुए भी वो ऑटोमेटिकली कम होगा। That's the third things what everybody definitely should learn. Fourth, yes, जहाँ पे जो जो आई विल यूज अमीर और वेल्थी और रिचर, जो भी आप यूज करना चाहें, उनमें और हम में जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है वो होता है कि हमें ये नहीं पता होता है एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है। okay, फॉर एन एग्जाम्पल, हम लोग जो मिडिल लोअर क्लास के होते हैं उन्हें ये लगता है कि जो घर है हमारा एसेट है। तो हमारी जनरल लाइफ कैसे होती है कि पढ़ाई के लिए कभी लोन लिया, तो जॉब लगी, मैं बात कर रहा हूँ आइडियल केस की, जॉब लगी तो जॉब लगेंगे 3 से 4 साल बाद तक हम अपना एजुकेशन लोन चुकाते रहते हैं। उसके बाद जनरली एक बाइक ली जाती है, एक बाइक को अगले 2-3 साल तक या 5 साल तक उसका लोन चुकाया जाता है। फिर कार ली जाती है, कार का लोन अगले 10 साल तक या 5 साल तक चुकाया जाता है। फिर उसके बाद जब हम 40-45 के हो जाते हैं, घर लिया जाता है और जिसका लोन चुकाने के लिए पूरी जिंदगी चली जाती है। तो वो एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है वो जानना हम सबको बहुत जरूरी है। जो भी चीज हमें पैसा बना के दे, जो चीज हमारे पॉकेट में पैसा डाले, वो एसेट है। जो चीज हमारी जेब से पैसा निकाल ले वो लायबिलिटी है। ये एक चौथी चीज समझने की जरूरत है। और लास्ट, एक एक्टिव इनकम और एक पैसिव इनकम, दो तरह की इनकम होती हैं। एक्टिव इनकम वो होती है जो कि मैं अपनी जॉब से मुझे मिलती है। अगर मैं डॉक्टर हूँ या कोई स्पेशलिस्ट हूँ, अपने क्लिनिक पे जितनी देर तक बैठा रहता हूँ, तो जितना पैसा मुझे आता है अपनी मेहनत करने का, टाइम देने का, टाइम के बदले जो मुझे पैसा आता है उसे एक्टिव इनकम कही जाती है। जी। और मैं टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास अगर कुछ इनकम आ रही है उसे हम लोग पैसिव इनकम बोलते हैं। तो अगर आपको ग्रो होना है फाइनेंशियली, तो अपने आप को दोनों ही इनकम को बढ़ाना है। एक्टिव इनकम को बढ़ाना है जिससे कि आप रिच हो सकें, पैसिव इनकम को बनाना है जिससे आप वेल्थी हो सकें। तो एक जनरली एक कंफ्यूजन होता है कि रिच कौन है, वेल्थी कौन है। तो रिच का मतलब ये होता है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है। वेल्थी का मतलब ये होता है कि आप अपने लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से थ्रू आउट लाइफ आपको कुछ पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, तो वो वेल्थी होता है। तो रिच के बाद की अगर आप कंडीशन देखें तो वेल्थी आती है। और कोई जरूरी नहीं कि अगर कोई रिच हो तो वो वेल्थी कंटिन्यूस हो गई होगा। तो ये 5 चीजें अगर किसी को आ जाती हैं, देन ऑलमोस्ट 50% बैटल इज वन। फिर आपको सोचना है कि आपको पैसा कहाँ से आता है। जैसे मैंने बोला, 2 चीजें हैं, एक तो आपको इनकम है और एक आपको एक्सपेंस है। भाई आप जितना पैसा कमाएंगे कुछ ना कुछ खर्च तो करेंगे। कमाना है उसका एक बहुत ही बढ़िया तरीका एक रॉबर्ट कियोसाकी हैं, उन्होंने कई सारी बुक में वो डिफाइन किया है, रिच डैड पुअर डैड में भी किया है। तो उन्होंने एक क्वाड्रेंट बनाया है। तो क्वाड्रेंट में उन्होंने क्या बोला है कि आप 4 तरह से पैसा कमा सकते हैं। पहला, एक आप एम्प्लॉय बनिए मतलब किसी कंपनी में काम कीजिए, किसी के लिए काम कीजिए, आपके टाइम के बदले वो आपको पैसा देंगे। ये आपकी एक इनकम का एक सोर्स हो जाता है। दूसरा सोर्स वो बोलते हैं कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है आप हाईली स्किल्ड हैं, जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं या कोई आप प्लम्बर हैं या कुछ जो भी स्किल है, आप जितना काम करते हैं उतना पैसा आपके पास होता है, इसे वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला है। तो ये जो 2 पार्ट हैं, उनके हिसाब से आदमी की चॉइस स्टार्टिंग यहीं से करना है, लेकिन ये लास्ट चॉइस होनी चाहिए। उनके हिसाब से वो क्या बोलते हैं कि आपको एक इन्वेस्टर की नज़र से सोचना है या बिजनेस की नज़र से सोचना है। तो मतलब ये हो गए 2 और तरीके कि आप इन्वेस्टर बनिए
जो भी आपने इन दोनों पार्ट से कमाया है, एम्प्लॉयड से या एम्प्लॉय होने से, उसे कहीं इन्वेस्ट कीजिए और या फिर एक बिजनेस सेटअप कीजिए। बिजनेस सेटअप वो होता है जब आप सो रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे, आपके लिए कोई और काम कर रहा है, तो वो बिजनेस होता है। तो उन्होंने जी। बोला है कि 4 तरीके हैं जिससे कि आप पैसा कमा सकते हैं एंड फिर आप सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है। तो अगर ये 4-5 चीजें लोगों को समझ में आ जाती हैं, क्योंकि तो इट्स नॉट टू डिफिकल्ट नॉट टू बी पुअर, दैट्स व्हाट आई कैन से। राइट, राइट। जी। सर आपने बहुत ही सरल तरीके से मैं कहूँगी कि आपने फाइनेंस के बारे में बताया। जो 5 पॉइंट्स आपने बताए, वो ऐसे सिंपल बहुत ही ईज़ी ऐसे स्टेप्स हैं कि अगर कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में इन 5 चीज़ों के बारे में जानता है या इनको अप्लाई करता है, तो सच में फाइनेंस के क्षेत्र में अपने आप को स्टेबल बना सकता है, अपनी फैमिली को बना सकता है और बहुत कुछ आगे भी अर्न कर सकता है। जी। आई एम श्योर फ्रेंड्स आपने भी ये 5 पॉइंट्स इसके साथ में सर ने जो फाइनेंस के बारे में हमें इतना कुछ बताया है अपने एक्सपीरियंस को लेते हुए, आपको बहुत पसंद आया होगा। आपके माइंड में भी ये चीज़ बहुत क्लिक की होगी कि सच में फाइनेंस को लेकर के ये पहलू भी होते हैं जिसके बारे में हम सोच सकते हैं और अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल बना सकते हैं। तो आप ज़रूर गौर फरमाइएगा इन टिप्स पर, इन स्ट्रैटेजीज़ पर, आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर साबित होंगी। सर अब हम आपके थर्ड स्टेप पे आते हैं, थर्ड पॉइंट पे आते हैं इस बुक के, एंड दैट इज हैप्पीनेस, दैट इज लाइफ की हैप्पीनेस। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं हमारी लाइफ के जिनको अगर हम अपनी लाइफ में लेकर के आते हैं तो हम हैप्पी रह सकते हैं, हैप्पीनेस को सस्टेनेबल बना सकते हैं, ये मैं कहूंगी। तो ये प्लीज बताइए। Yeah, before I go to this question, can I come back again to finance just to have one more point, a small point? श्योर सर, प्लीज। देखिए बुक में, इसमें जो बुक है, तो उसमें एक चैप्टर मैंने किया है, तो उसका नाम है एक्सपेंस क्वाड्रेंट। ओके। तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियली आप कितना सक्सेसफुल होते हो, इस बात से नहीं फर्क पड़ता है कि आप कितना कमाते हो। फर्क इस बात से करता है कि आप उसे एक्सपेंस कैसे करते हो, उसका खर्चा कैसे करते हो। ओके। तो मेरा ही नहीं, बहुत लोगों का एक एक्सपीरियंस है, तो उसके हिसाब से मैंने लेट डाउन करने की कोशिश की है कि आप अपनी जो एक्सपेंस है उसे 4 पार्ट में बांटिए। तो नंबर पहला, आप सेविंग करिए। नंबर 2, आप इन्वेस्ट करिए। नंबर 3, आप इंश्योरेंस रखिए। एंड नंबर 4, आपने एक बार मैं नोट डाउन करता हूँ, आपने सेविंग की। जी। नंबर 2, आपने इंश्योरेंस किया। नंबर 3, आपने इन्वेस्ट किया। इस सब के बाद अगर कुछ बच जाता है तो उसे आपको खर्च करना है। हम लोग ऐसा नहीं करते, नहीं करते जी। टोटली मिथ, और जो कि शायद हमारे फाइनेंशियल ग्रो ना होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। हम लोग क्या करते हैं कि महीने का कुछ आया, कम से कम एम्प्लॉय की मैं बात कर सकता हूँ, आपके पास पैसा आया, आपने खर्च किया, जम के खर्च किया, जो भी आपको करना है। अगर पहले एक पुरानी गाड़ी थी तो आपने नई गाड़ी ले ली, ईएमआई बढ़ा दी, बाइक नहीं थी, बाइक ले ली, अब घर में सामान लिया। तो हम पहले स्पेंड करते हैं, बाद में कुछ सोचते हैं कि हमें सेविंग करना है, क्या करना है, सेविंग करना है, इन्वेस्ट करना है, और इंश्योरेंस एक जो कि बहुत क्रूशियल पार्ट है, उसे हम भूल जाते हैं। तो स्पेंडिंग के लिए, एक्सपेंस के लिए आपको चारों पार्ट को इक्वली डिवाइड स्टार्टिंग में करना है। मतलब अगर मेरी सैलरी 10,000 है, मैं 10,000 घर में लेके आता हूँ, तो सुनने में स्टार्टिंग में ऑकवर्ड लगेगा, आपको अपनी ज़िंदगी केवल 2,500 में ही बितानी है। अभी अगर मुझे 10,000 स्पेंड करना है, 10,000 की ज़िंदगी चाहिए, तो उसके लिए जब मेरा केवल और केवल एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे जो अपनी इनकम है उसे कैसे 40,000 लेके जाना है। ओके। एट द कोर्स ऑफ टाइम अगर आप इसे थोड़ा सा टाइम देते हो तो ये इक्वेशन चेंज भी हो जाती है, जो कि मैं थोड़ा सा एक उसमें बताऊंगा। मान लीजिए 10,000 मेरी सैलरी होती है, तो 2,500 मैंने इंश्योरेंस में डाले। जब इंश्योरेंस की बात आती है तो एक टर्म इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। बाय द वे, आई एम नॉट एजेंट फॉर एनी इंश्योरेंस कंपनी, so that is just disclaimer। जी। तो एक टर्म इंश्योरेंस आदमी को अपनी फैमिली के लिए होना बहुत जरूरी है, which is the first thing everybody should do it। कि भाई अगर आपको कुछ हो जाता है तो कम से कम फैमिली के पास एक लमसम अमाउंट आ जाती है उनकी लाइफ को जीने के लिए। एक हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी होता है।
मेरा खुद का भी एक केस रहा है, मेरे फादर एडमिट हुए थे, तो अनफॉर्चुनेटली वी डिड नॉट हैव अ वेरी गुड इंश्योरेंस। तो हेल्थ ठीक है, हेल्थ हुआ, लेकिन उसके साथ में आपकी जितना सेविंग, जितना बजट था ना, वो सारा बिगड़ जाता है। तो उससे जी जी। रहने के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस करना है। सो मैं क्या बोल रहा था, 2,500 आपको इंश्योरेंस में देना है, 2,500 आपको सेविंग में रखना है, 2,500 आपको इन्वेस्ट करना है, और बाकी जो 2,500 बचता है उसे आपको स्पेंड करना है, जो भी आप अपने घर के खर्चे में आते हैं। जी। अभी जब आप स्लोली आगे बढ़ेंगे ना, तो आप इंश्योरेंस में ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते। इंश्योरेंस एक बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही स्मॉल बजट में हो जाता है। तो इंश्योरेंस का पैसा आप अपना स्पेंडिंग में कर दीजिए, और अगर आपको फ्यूचर में ज़्यादा जाना है तो आप इन्वेस्ट में कर दीजिए। आप एक टाइम देखेंगे 10 साल बाद शायद आपको काम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बुक में कैलकुलेशन दी है, तो वो एक बहुत ही ईजी कैलकुलेशन दी है कि अगर आप ये फॉलो करते हैं तो जहाँ भी जॉब कर रहे हैं आप, शायद 15 साल में आप फ्री हो जाते हैं। जितनी सैलरी आपको मिलती है उतनी सैलरी आप वो पैसिव इनकम के थ्रू बना सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, एक बार जस्ट हैव ए लुक ऑन दैट पार्ट। या कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन रिगार्डिंग द जी जी सर। सर हम बात कर रहे थे हैप्पीनेस के बारे में। तो Yeah. आपने तो फाइनेंस के बारे में इतना कुछ बता करके आई एम श्योर अगर जो लोग समझ पाए हैं उनके दिमाग में हैप्पीनेस अपने आप आ चुकी होगी कि इतना इजी है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाना, फ्री हो जाना, अगर ये स्टेप्स हम फॉलो कर लेते हैं तो। हैप्पीनेस कैसे रिलेटेड है इस चीज से? सही में इजी है, हैप्पी रहना भी इजी है। उसमें 2-4 चीज़ें आपको साइकोलॉजिकली अपने दिमाग में रखना है, और कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप कंटिन्यूसली ग्रो रहते हैं। साइकोलॉजी आपको क्या रखना है, पहली चीज़, नथिंग इज राइट एंड रॉन्ग। तो 2-3 बुक में अगर आप देखेंगे इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन भी किया गया है कि हम ना एक बहुत माइंड को एक बहुत बड़ा वचन लेके रखते हैं, ये सही है, ये गलत है। मेरे दादा के पापा के उसने ये गलत किया था तो आज मैं यहाँ पे हूँ। नहीं, राइट एंड रॉन्ग आर जस्ट रिलेटिव। डोंट कीप इट इनटू योर हेड, दैट इज द बेसिक ऑफ योर हैप्पीनेस। आप राइट और रॉन्ग के अगर कॉन्सेप्ट से बाहर आ जाते हैं ना, तो आपकी जो दुख होने की फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो एक साइकोलॉजिकली आपको ये रखना है। दूसरा, आपको स्ट्रांग बनना है। जब मैं स्ट्रांग बन रहा हूँ, सो इट्स साइकोलॉजिकली। व्हाट डज इट मीन? I am so strong. I'm just giving my example, and not example, it's just trying to tell. You need to think that I am so strong, the other person cannot affect my mood. To give you an example, मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते अचानक में एक साइड में कोई दूसरा ड्राइवर आया और वो थोड़ा कट मार के निकल गया। आप गुस्से में आ गए, गुस्से में आ गए तो बोले अच्छा इसे मैं बताता हूँ, अपने एक्सीलेटर पर दबाया, और आप ये भूल गए कि बराबर में एक दूसरी और कार थी, कोलाइड। दूसरा एग्जाम्पल जो कि हमारे घर में और ऑफिस में जनरली होता है कि किसी एक ने गलती की, किसी ने गलती की, मेरे हिसाब से गलती की, मैंने बोला कि रॉन्ग राइट को छोड़ देना था, लेकिन फिर भी किसी ने कुछ गलत किया, मैंने उसे बुलाया, उसके साथ फाइट हुई, गुस्से में गया, बहुत जबरदस्त गुस्से के बाद मैं सीधा घर आया, घर में जो भी फैमिली थी उनके साथ चीखा चिल्लाया, क्योंकि वो जो था ना कंटिन्यूस चला। मतलब क्या हुआ, मैंने दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि ये गलत था। नहीं, एक्चुअली मैं वीक था जिसने सामने वाले को इतना प्रिविलेज दिया दैट ही कैन इम्पैक्ट और अफेक्ट माय मूड। अगर हम सामने वाले को इतना प्रिविलेज देंगे ही नहीं कि वो मेरी पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट कर सके, रेस्ट ऑफ द पोर्शन इज गॉन। आपको सोचना नहीं है ज्यादा कि उसने मेरे बारे में क्या बोला, उसने, आपको दुनिया को प्रूव नहीं करना है। So that is the second part, psychologically, that stop giving others so much of privilege that they can spoil your mood. So ये मुझे जब मेरे मेंटर ने बताया था, it took me, सुनने में बहुत ही एक वन लाइन लगता है, but it took me 4 years to come to that stage कि आज की डेट में अगर कोई मेरे सामने आता है, आके मुझे बोल के चला जाता है ना, I don't waste my time.
तो वो आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना जो ग्रोथ है वो रोकते हो, जरूरत नहीं है. So that's about just 2 or 3 psychological part what we should do it. Now let's go to the next part, how to be well, how to live well. So maybe you might have read it. There is a book called 5 a.m. Club by Robin Sharma. So that is the first thing everybody should do it. अगर आप बुक नहीं पढ़ी है तो पढ़िए, और अगर बुक पढ़ ली है तो कोशिश करिए कि आप जितना जल्दी उठ सकते हैं, चाहे 4 या 5 और 6, ये आपके मूड को बिल्कुल थ्रू आउट द डे सही करेगा, आपको कूल करेगा, काम करेगा. तो उन्होंने तो 3 चीज़ें बोली हैं कि भाई आपको क्या करना है. अपने स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देना है. आप 20 मिनट्स उस पर दीजिए, 20 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, 20 मिनट पढ़िए. और पढ़ने का भी लेकिन ये इंडिविजुअल डिपेंड करता है. आपको जो लगता है वो करना शुरू करिए, लेकिन सुबह जल्दी उठना शुरू करिए. आपको आधा घंटा चाहिए, आधा घंटा एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए. 1 घंटा आपको हार्ड एक्सरसाइज करना है, जो करना है करिए, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी मॉर्निंग में मस्ट है. ये आपको पूरे दिन तक शांत रखती है, आपको एनर्जेटिक रखती है, आपको बड़े चैलेंज लेने के लिए प्रेरित करती है. तो वो मॉर्निंग रिचुअल इज कंपल्सरी. नाउ कमिंग बैक टू सम ऑफ द ग्रोथ. हमारे थोड़ा पहले क्या कहा जाता था कि डोंट बी जैक ऑफ ऑल. कहा जाता था कि ना आप ना बहुत सारे एरियो में मत जाओ. एरियो में जाओगे तो आप ना इधर के रहोगे ना इधर के रहोगे. नहीं, अभी का टाइम चेंज है. तो इन चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी आपको क्या करना है, यू हैव टू बी मास्टर ऑफ वन एंड जैक ऑफ ऑल. व्हाट डज इट मीन? आपका कोई भी एरिया, जिस भी एरिया में आप हो, अगर आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में, जॉब करते हैं, जॉब में, इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग जिस भी फील्ड में है, आप एथलेटिक्स हैं तो एथलेटिक्स एरिया में एक में आपको एक्सेल होना ही है. यू हैव टू बी मास्टर इन वन एरिया एंड देन ट्राई टू लर्न अदर एरियाज रिलेटेड टू यू, रिलेटेड टू पर्सनल फाइनेंस, रिलेटेड टू योर पर्सनल ग्रोथ. तो वो तो अभी का रूल वेरी सिंपल क्या है, मास्टर ऑफ वन एंड जैक ऑफ ऑल. अगर आप ये करते हैं, आपकी ग्रोथ को कोई रोकने वाला शायद नहीं होगा. अभी जब हम काम करते हैं तो काम करने में क्या होता है, इट्स नॉट माय वर्जन, इट्स सम ऑफ द intellectual people they have laid down, so I just try to make it into my language in my book. तो जब आप खूब मेहनत करते हैं ना, कभी कभी ये सोचते हैं यार मेरे पास टाइम नहीं है, इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ फिर भी ग्रोथ नहीं हो रही है. तो उसमें एक पेरोटो नाम के व्यक्ति थे, इटालियन थे. तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था. एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो एक कंक्लूजन पे आए. तो मैं कंक्लूजन पे ही आता हूँ सीधा. उन्होंने कहा था 80-20 रूल. तो 80-20 रूल हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करता है. इसका मतलब क्या होता है, आपके 80% ऑफ एफर्ट दिन के, महीने के, साल के, केवल 20% रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, और 20% एफर्ट 80% रिजल्ट लेके आते हैं जी. मतलब तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे क्या करना है, उन 20% पे ज़्यादा कंसंट्रेशन देना है जो कि 80% रिजल्ट लेके आते हैं. फिर जो बाकी 20% बचता है उस पर ध्यान देना है कि भाई इसमें से 20% कौन सा है जो कि ज़्यादा वैल्यू दे सकता है. तो मतलब इन सिंपल लैंग्वेज आपको रीस्ट्रक्चर करना है अपने आप को. बहुत सारे लोग डायरी लिखते हैं, बहुत सारे लोग प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हैं. आपको जो भी अच्छा लगता है आप कीजिए, लेकिन वो एक 80-20 प्रिंसिपल को अपने दिमाग में डाल कर रखिए, जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी, आप जो करना चाहते हैं वो शायद ज़्यादा कर पाएंगे कंपैरेटिवली. तो एक और है जो आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन नाउ. एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है. इसका मतलब क्या होता है कि आपके दिमाग में अगर कभी कोई चीज़ आ गई, एक शाहरुख खान का एक वो था, डायलॉग था एक मूवी में कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो कायनात भी आपको उसे मिलाने में लग जाती है. सो बेसिकली दैट इज द पार्ट टेकन फ्रॉम अ बुक कॉल्ड सीक्रेट. तो उसका मतलब क्या है कि आप अपने दिमाग में पहले सोचना शुरू कीजिए, आप जो भी करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, आप एक चीज़ में अपने दिमाग को सोचना शुरू कीजिए. तो गॉड ने आपके ब्रेन को इस तरह से डिजाइन किया है कि वो
आने वाले जितने भी रास्ते हैं ना, वो खोल देता है वो पाने के लिए जो आप पाना चाहते हो। तो प्रिसाइज एग्जाम्पल, मेरे पास जब बाइक नहीं थी तो मुझे ना होंडा सिटी बड़ी बढ़िया लगती थी। वो होंडा सिटी नहीं, हीरो होंडा का एक था, वो बहुत बढ़िया लगता था। जिस दिन मेरे दिमाग में आया कि ये गाड़ी है, तो मुझे रास्ते पे हमेशा वही दिखने लगी। थोड़ा सा हाँ, और ये हुआ, ऐसा होता है। होंडा सिटी मुझे बहुत पसंद थी। तो जिस दिन मेरे दिमाग में आया ना कि होंडा सिटी लेना है, जिस रोड पे मैं जा रहा हूँ मुझे वो होंडा सिटी दिखना शुरू कर दे। अभी सब बोलना शुरू करे ये होंडा सिटी है, नहीं नहीं ये यहाँ भी है वहाँ भी है, हर जगह होंडा सिटी दिख रही थी। क्या ऐसा था कि पहले होंडा सिटी नहीं थी? हम्म पहले भी थी। हम्म लेकिन हुआ क्या, जब मैंने अपने माइंड को कंसंट्रेट किया तो मेरी जो एनर्जीज है वो उधर की तरफ जाना शुरू कर दी। जी जी। फिर सेकंड स्टेप हुआ कि उसे कितने में मिलेगी, क्या है, कहाँ से पैसा आएगा, कितना करना है, दैट आर द सेकंड पार्ट. So those are the few things what I added into third part, where people need to look to increase their productivity, to be happy. श्योर So सर। it's all about the book. आई एम श्योर हैप्पीनेस को लेके जो आपने टिप्स बताए हैं हमारी ऑडियंस उसे ज़रूर गौर फरमाएगी और उस पे चलने की कोशिश करेगी। सर अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं जिसे हमने नाम दिया है माय जर्नी सीक्रेट्स। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करने वाली हूँ क्विकली, आप उसे क्विकली आंसर देंगे। जी. आप तैयार हैं इसके लिए? शुरू करें? Yeah, sure. ठीक Okay. है। तो मेरा मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे। ओके, ये क्वेश्चन मैं पहली बार किसी ऑथर से पूछ रही हूँ, तो आप फर्स्ट पर्सन है। अगर आपको अलादीन का जिन मिलता है तो आपकी पहली इच्छा क्या होगी? पहली इच्छा क्या होगी? जी। To be to have multi-planetary residence for the people, कि मैं मार्स में भी जाके रह सकूं और दूसरी जगह भी रह सकूं. ओके, बहुत बड़ा ड्रीम है सर। वेरी नाइस। ओके, आपका सबसे बड़ा डर क्या है? सबसे बड़ा डर, मुझे ऊंचाई से थोड़ा डर लगता है. बाकी पर्सनली आई डोंट हैव मेनी फियर. ओके, एक शब्द जो आप अपनी बुक में बार-बार लिखते हैं। ग्रोथ. ऑलराइट। अगर आपकी किताब पर कोई गाना बनता है तो वो गाना क्या होगा? चल चला चल चल. ओके, वेरी नाइस। ओके, लास्ट क्वेश्चन, आप इमोशनल है या प्रैक्टिकल? Combination of both. For ऑलराइट। family matters, I'm very much emotional. When it comes to professional, I'm very practical. प्रैक्टिकल। ओके। ओके, नाउ सर ये राउंड यहीं फिनिश होता है। आगे आपकी बुक के बारे में जानना चाहूंगी कि आपकी बुक को लेके फीडबैक आपको कैसा मिल रहा है, आपकी रीडर्स के थ्रू, ऑडियंस के थ्रू कैसा फीडबैक मिल रहा है? Yeah, I got a feedback, and some of them said that it was eye opener. कम से कम वो पर्सनल फाइनेंस और एजुकेशन के बारे में. तो एक आई मीन पापा मम्मी ने ही बोला उसके, लेकिन एक बच्चे ने मुझे बोला थैंक यू, आपने ये बुक पापा को पढ़ा दी तो उन्होंने ना मुझे थोड़ा मारना कूटना कम कर दिया, थोड़ा डांटना कम कर दिया पढ़ने के लिए. ओके। कुछ फीडबैक मिले हैं, अच्छे फीडबैक हैं. सो पीपल आर अप्रिशिएटिंग, एंड मुझे लगता है कि शायद it is encouraging me to go for the second part of the book. ऑलराइट। So that's all. तो सर अगर हम आपकी बुक परचेज करते हैं आज तो कोई डिस्काउंट हमें मिल सकता है? Yes, definitely we can have 25% discount, and code I think you can give in your link, or maybe it is available on the Amazon. We can have Yeah. 25%. सो फ्रेंड्स अगर आप आज ये बुक परचेज करते हैं तो इस बुक पर 25% का डिस्काउंट है एमआरपी पे। इस बुक को परचेज करने का लिंक हम आपके साथ शेयर करने कमेंट सेक्शन में, आप वहां जाइए, इस पे क्लिक कीजिए, आप इस बुक को बुक कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। 25% अगले 24 आवर्स के लिए अवेलेबल होगा आपके लिए। इस बुक को खरीदिए, आप खुद पढ़िए, अपनी फैमिली मेंबर्स को पढ़ाइए। फाइनेंस, एजुकेशन, हैप्पीनेस, इन सब को लेकर के बहुत कुछ आपको जानने को मिलने वाला है। सर आई एम श्योर अभी तक हमारी ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो चुकी है, तो कोई कांटेक्ट डिटेल आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे ताकि हमारी ऑडियंस आपसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सके? I think you can give in the description also. My email ID is dvir_singh@yahoo.com. So people can reach to me through email.
ओके, सो फ्रेंड्स, इनसे डायरेक्टली कनेक्ट होने की मेल आईडी हमने आपके साथ शेयर की है, आप उसको नोट कर लीजिए। हम कमेंट सेक्शन में भी एक बार इसको पुट करेंगे, आप वहाँ से इनको कनेक्ट हो सकते हैं और इनसे आप पर्सनली बातचीत कर सकते हैं, इनसे गाइडेंस ले सकते हैं। सर, आपने जो सेशन आज हमारे साथ शेयर किया है, अपनी जो नॉलेज हमारे साथ शेयर की है, इसमें आपने बहुत कुछ नया बताया है, अलग-अलग पहलुओं के बारे में हमें बताया है। कई बार ऐसा होता है कि कई सारी चीज़ें हम पहले से जानते हैं, लेकिन जब तक वो चीज़ बहुत ही पावरफुल तरीके से कन्वे नहीं होती, वो चीज़ हिट नहीं करती माइंड में। तो आज आपने वही किया, एजुकेशन ले लीजिए, चाहे फाइनेंस ले लीजिए, हैप्पीनेस ले लीजिए। हमें पता है कैसे हैप्पी रहना है, लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं करते हैं। तो बहुत सी बातें हैं जो सुनने के बाद ज़्यादा दिमाग में आती हैं, हम उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो आज इस सेशन में हमें यही जानने को मिला है। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस ने भी इन सब चीज़ों को पर गौर फरमाया होगा और लाइफ को ग्रो करने के लिए इन पर अप्लाई करेंगी। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए और My pleasure. आपसे हम एक और सेशन दोबारा से करना चाहेंगे, अलग से किसी एक और टॉपिक पर। तो तब तक के लिए सर इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। Thank you very much. Pleasure is mine. Thank you. नमस्कार. तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन जो हमने कंप्लीट किया धर्मवीर सिंह जी के साथ। इनकी बुक पर हमने डिस्कशन किया और इस सीजन का डे 3 हमने कंप्लीट किया है। पर्सनल फाइनेंस, एजुकेशन सिस्टम, हैप्पीनेस, वेल्थ, हेल्थ, कैसे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं आप इन सब चीज़ों को, कैसे अपनी लाइफ को डायरेक्शन दे सकते हैं, इन सब के बारे में इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमें बताया और हमें इन चीज़ों पर गौर फरमाना चाहिए, इस पर उसको अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए और नोट्स ज़रूर बनाते रहिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने अपने नोट्स बहुत सारे बना रखे हैं। हर एक टॉपिक पर अलग-अलग नोट्स होते हैं, ज़रूर बनाइएगा। ये आपकी बाद में आपकी आगे की लाइफ में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो इसी तरह से हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे एक नए ऑथर के साथ, एक नई बुक के साथ। आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और सुपर पावर ऑथर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली जितने भी इवेंट्स हम करने वाले हैं उसके नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे। इसके साथ साथ में बहुत कुछ ज्ञान का पिटारा हम आपके लिए लेकर आते रहे हैं, तो उसको ज़रूर अटेंड कीजिएगा। ये था मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 8 का डे 3 और मिलते हैं कल आपसे एक और नई बुक के साथ, एक नई किताब के साथ, क्योंकि हर किताब के पीछे है एक कहानी और हर कहानी है एक प्रेरणा। धन्यवाद।